नमस्कार दोस्तों इस संसार में सभी प्रकार के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लोग संसार में आते हैं और अपने शुभ और अशुभ कर्म करके परलोक चले जाते हैं। पर कुछ लोग विलक्षण चरित्र के होते हैं जो सबसे अलग होते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे ही विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति के रेखा चित्र को पढ़ेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाल गोविंद भगत की। दोस्तों इस रेखा चित्र को दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है, बाल गोविंद भगत पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारा अगला वीडियो बाल गोविंद भगत पार्ट 2 जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज का रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। इस रेखा चित्र के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो जानते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझोले अर्थात न ज्यादा लंबे थे न ज्यादा छोटे। 60 से ऊपर के ही होंगे, अर्थात उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा की हो गई होगी। बाल पक गए थे, अर्थात बाल सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी टोपी अर्थात ऐसी टोपी जो कान के ऊपर से कट लगा हुआ हो, ऐसी। जब जाड़ा आता यानी सर्दियां आती तब काली कमली यानी काला कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर यानी ललाट पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन नाक से लेकर ऊपर तिलक तक यू आकार में जो बना हुआ होता है रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं कि उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू अर्थात उनके पुत्र की वधू, उनके पुत्र की पत्नी। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी साधु की परिभाषाएं क्या होती है, या संसार से विरक्ति जैसा भाव रखने वाले और बिल्कुल नम्र व्यवहार, उनके व्यवहार से किसी को कोई तकलीफ न हो, ऐसे। तो इसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। साहब अर्थात ईश्वर के समान, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, अर्थात कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, नहीं खामखा झगड़ा मोल लेते, यानी बेकार में किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, अर्थात किसी की चीज को बिना पूछे काम में भी नहीं लेते थे।
इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, अर्थात आश्चर्य होता, जानने की इच्छा होती कि इनका व्यवहार इतना अजीब क्यों है। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, यानी वे गृहस्थी का पालन करते थे, परिवार के साथ रहते थे, बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की अर्थात कबीर की थी। कबीर के मठ में सब कुछ चढ़ाते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी वहां कबीर के मठ में जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता वो चढ़ा देते थे और वहां से फिर प्रसाद के रूप में जो मिल जाता उसी से गुजर बसर चलाते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, यानी लेखक मुग्ध थे उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा यानी हमेशा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को गाया करते थे। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ ये हिंदू कैलेंडर का महीना है। आषाढ़ अर्थात बारिश शुरू हो गई है, लगातार बरस रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। समूचा मतलब सारा गांव, गांव के लोग खेतों में उतर पड़े। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी अर्थात फसल के जो पौधे हैं उन पौधों को लगाया जा रहा है खेतों में। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा अर्थात सुबह का प्रातःकाल का जो भोजन होता है उसे कलेवा कहा जाता है। तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर, खेत की जो मेड़ होती है उस पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं क्योंकि बादल हैं। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई अर्थात पूर्व दिशा से आने वाली हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, यानी उनका पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, यानी फसल की पौध लगा रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी बिल्कुल पंक्ति से, लाइन से खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, संगीत की सीढ़ियों पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। अर्थात वो जो कबीर के पद गा रहे हैं वो इतने सुरीले हैं कि वो संगीत के माध्यम से ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, ऐसा लेखक को लगता है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। होठ क्यों कांप उठते हैं? अर्थात बाल गोविंद भगत के गाने के बोल, गाने के जो शब्द हैं उनको गुनगुनाने के लिए औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। हलवाहे अर्थात हल चलाने वाले के जो पैर हैं वो एक अजीब क्रम से, ताल से उठने लगते हैं, और जो रोपनी करने वाले लोग हैं उनकी उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू, यानी बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू के कारण ये सब अपने आप जादुई तरीके से हो रहा है। भादो की वह अंधेरी अधरतियां, भादो अगला महीना सावन के बाद जो आने वाला है वो भादो की वह अंधेरी अधरतियां, अंधेरी अधरतियां अर्थात आधी रात,
अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, झिल्ली अर्थात बारिश के दिनों में अंधेरी जगह जहां कुछ गीला होता है या छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां जूम ऐसे करके जो आवाज करता है कीट पतंगा, वो झिल्ली कहलाता है। तो झिल्ली की झंकार और दादुरों की टर टर, दादुर कौन? मेंढक, मेंढकों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात बाल गोविंद भगत का जो संगीत है, वो संगीत उन दादुरों या मेंढकों और झिल्ली के स्वर को भी दबा रही है। बाल गोविंद भगत का जो संगीत है, उस संगीत के साथ में वो अपनी खिंजड़ी भी बजा रहे हैं। खिंजड़ी डपली जैसा एक वाद्य यंत्र होता है जो आकार में थोड़ा छोटा होता है। तो उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझी है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली, अचानक गूंजने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अर्थात भादों के महीने में जब बारिश होती है, तो बारिश के दौरान, बारिश के बाद आधी रात में भी वो अपनी खिंजड़ी के साथ में गाना गाने लगते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता यानी सन्नाटे में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस प्रकार वो गाते हैं। कार्तिक अर्थात कार्तिक का महीना, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां अर्थात सूर्योदय से पूर्व गाया जाने वाले जो गीत, गाए जाने वाले जो भजन होते हैं, वो प्रभातियां कहलाती हैं। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। फागुन तक चला करती है, फागुन के महीने तक ये प्रभातियां चलती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर की पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे छोटा जो तालाब होता है, उसके पास में ऊंची जगह पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर, अर्थात दांत कब किटकिटाते हैं? जब बहुत भयंकर ठंड होती है। तो दांत किटकिटाने वाली बहुत अत्यधिक ठंड वाली सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। बहुत अधिक ठंड थी, फिर भी उस तालाब पर लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी चले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे, यानी सूर्योदय होने से पहले के समय का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। सूर्योदय से पहले जो लाल लाल सा आसमान हो जाता है, तो वो पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा, कुहासा अर्थात धुंध छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, लंबी जो घास होती है, उस कुश की चटाई पर पूरब मुह काली कमली, यानी उनका मुंह पूर्व दिशा में था, काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। शब्दों का तांता अर्थात शब्द निकल रहे थे, कबीर के पद निकल रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाने में इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, अर्थात उनको गाने का एक तरह से नशा सा हो गया, उत्तेजित हो उठते। एक्साइटमेंट जो है वो इतना ज्यादा कि मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, कमली अर्थात कंबल बार बार उनके सिर से नीचे सरक रही थी। मैं जाड़े से कप कपा रहा था।
किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु अर्थात उनके ललाट पर पसीने की जो बूंदे थी वो जब तक चमक ही पड़ते थे। यानी वो इतना परिश्रम कर रहे थे कि इतनी भयंकर ठंड में भी उनके मस्तक से पसीना दिखाई दे रहा था। दोस्तों, बाल गोविंद भगत के जीवन में ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किस्मत की क्या कहें, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे आगे क्या हुआ? क्या भगत के बेटे के साथ कोई अनहोनी हुई? क्या बाल गोविंद भगत की पतोहू उसे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर दूसरी शादी के लिए चली गई? ये जानने के लिए देखें अगला वीडियो बाल गोविंद भगत पार्ट 2। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।